नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात मैनपुरी की करेंगे, क्योंकि आज मैनपुरी में विहंगम इतिहास लिखने की तैयारी हुई है। तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी लोकसभा उपचुनावों के लिए होने वाले घमासान में सपा की प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि डिंपल यादव ने आज नामांकन कर दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यह नेताजी का चुनाव है और डिंपल यादव यहां से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। शिवपाल की नाराजगी के सवाल पर अखिलेश ने कहा, पूरा परिवार साथ है और हम सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे और कर भी रहे हैं। अखिलेश इस दौरान बेहद शांत नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया। पूरा देश जानता है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न, इतने झूठे मुकदमे कभी नहीं लग सकते थे। और लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था, आज भी वीडियो है सबके पास। आप लोग प्रेस के लोग हैं, आपके पास भी वीडियो होंगे कि किस तरीके से प्रशासन के माध्यम से लोगों को वोट नहीं डालने दिया। ये रामपुर में जिस गली से लोग वोट डालने जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी शक्ति लगा करके वोट नहीं डालने दिया था। धन्यवाद, उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। तो डिंपल यादव को सुन रहे थे आप, लेकिन इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए हमने एक मेहमान को आमंत्रित किया है। वो मेहमान है बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन जी। चंद्रसेन जी, बहुत स्वागत है आपका। मैनपुरी का जो कह सकते हैं कि जंग है वो धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन आपके योद्धा का पता ही नहीं है। जी जी, हमारी पार्टी जी मंथन चल रहा है हम्म, और सीधी हमारा प्रत्याशी सामने आएगा। हम हर व्यक्ति को मौका देते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रसेन जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी इस बार थोड़ी ज्यादा देरी कर रही है? क्योंकि अमूमन आप अपने कैंडिडेट को उतार देते हैं मैदान में और वो तैयारियों में लग जाते हैं, हमेशा ही बीजेपी का अपर हैंड रहता है। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी बैकफुट में क्यों आ रही है? क्या हार पहले से ही स्वीकार कर ली है या फिर कोई ऐसा प्रत्याशी खोज रहे हैं जिसके नाम के ऐलान के साथ ही जादुई जीत आपकी हो जाएगी? ऐसा है जी, विजय हमें और कोई नहीं जीत सकता है। जी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, जी, उनका प्रभाव और आचरण जी इतना अच्छा है कि हम सब जो है उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं जी कि किसको प्रधानमंत्री रहेगा, जी जितना हमारा पक्का है। जी। लेकिन चंद्रसेन जी, देखिए, जब मैं आपका नाम जिस वक्त ले रही हूँ, आपके नाम के साथ में बहुत सारी ऐसी मुखरताएं जुड़ी हुई हैं जो आपको बेबाक भी बनाती हैं और साफ तौर पर आप कभी भी आपके क्षेत्र में अगर तकलीफ की स्थिति बनी हुई हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, आपने मुखरता से सवाल किए हैं, अपनी ही सरकार से किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मैनपुरी के मामले में, रामपुर के मामले में, खतौली के मामले में थोड़ी सी ढिलाई बरत रही है पार्टी? उनका अपर हैंड होना चाहिए था, उनको निर्णय तो एटलीस्ट तेजी से लेना चाहिए था। क्योंकि जब हमने ग्राउंड पर रिसर्च कराया है चंद्रसेन जी, तो वो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि उम्मीदवार डिक्लेयर करने में बीजेपी देर कर रही हो, जितनी देरी करेगी उतना नुकसान होगा। ऐसा है जी, अपने शासनकाल को याद करें। जी शासनकाल में क्या गुंडई हुई, क्या पब्लिक के साथ तैयार हुआ, इसे याद करें। जी बीजेपी की सरकार किसी का गमन नहीं कर रही है। जी, हमारी सरकार तो
हर वर्ग को आगे आ रही है, जी हर वर्ग को मौज दे रही है कि सब आगे बढ़े, देश की मुख्यधारा में है और खुशहाल रहें। जी। चंद्रसेन जी, आज डिंपल यादव ने नामांकन किया है, आप डिंपल यादव को कैसे प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं? क्योंकि सपा ने अपना योद्धा उतार दिया है और योद्धा के तौर पर डिंपल यादव हैं, और उन्होंने इस बात से ये संकेत तो दे दिए हैं कि समाजवादी पार्टी अब नुकसान के मूड में तो नहीं है। ऐसा है जी सपा जो है जंगवाली रहती है, पिताजी का नाम घोषण है, उसे कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो डरती है। जी पहले ले आई तेज साहब को, हमें ले आई दिल पर जी उन्हें जीने में आशंका है। जी। आशंका, आप आशंका की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो नामांकन दर्ज कर दिया, उन्होंने प्रत्याशी आपसे पहले उतार दिया, कैसे आशंका है जीत के प्रति? डिंपल यादव कह रही है कि मैनपुरी ने नेताजी को प्यार दिया, नेताजी ने मैनपुरी को प्यार दिया, और मैनपुरी की जनता एक बार फिर से समाजवादी पर विश्वास जताएगी, और आप आशंका की बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ जी। हमारी पार्टी जीतेगी, चाहे हम जो है प्रत्याशी दिल्ली उतारे या देश उतारे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रसेन जी। चंद्रसेन हमारे साथ में जुड़े, चंद्रसेन जादौन जी, जिन्होंने मैनपुरी के विहंगम युद्ध को लेकर के अपना बयान साफ किया है, पार्टी का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रत्याशी कोई भी उतारे सत्ता पक्ष, लेकिन जीत हमारी ही होने वाली है, देरी है लेकिन नाम आपको सशक्त मिलेगा। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा। डिंपल यादव ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी ने। मैनपुरी चुनाव में डिंपल यादव को कौन टक्कर देगा, इसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। मैनपुरी उपचुनाव पर बीजेपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ हुआ, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं मौजूद। जेपीएस जी, इस समय भाजपा का जो आत्मविश्वास है वो तो चरम पर है, लेकिन मैनपुरी चुनाव इस समय कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। 1996 से लेकर लगातार मुलायम सिंह यादव का वहां पे एक कह सकते हैं कि किला रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार का वो तिलिस्म टूटेगा? ये चुनौती वहां पर ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो चुनौती थी हमको आजमगढ़ में थी, रामपुर में लोकसभा में थी, वो चुनौती को हम पार कर चुके हैं। और मैनपुरी में पिछला चुनाव भी मात्र 90,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीती थी, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जैसा शख्सियत सामने चुनाव लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। अभी उनके ना रहने के बाद बहुत सा वर्ग जो उनके व्यक्तिगत उसके आभा मंडल में था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी विजय मैनपुरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। लेकिन ये जिस हिसाब से आप कह रहे हैं 90,000 मात्र, ये लेकिन 90,000 तक पहुंचने में 12 साल का वक्त लगा है। नहीं, 90,000 स्वाभाविक है, जब वहां तक पहुंच गए, कई लाख वोट से वो जीत रहे थे और 90,000 तक आ गए, तो मानते हैं कि वो गढ़ है। वो ये गढ़ मुलायम सिंह जी का था, लेकिन अब नहीं रह गया। वो समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ था, और आगे आने वाले समय आप देखिएगा कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव ऐतिहासिक मतों से ना जीते। डिंपल यादव ने आज नामांकन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो भाजपा का कोई भी उम्मीदवार अब तक तय नहीं हो पाया कि डिंपल यादव को आखिर उनके समक्ष कौन टक्कर देगा। क्या नहीं लगता है कि ये चुनौती है? ऐसा है कि उनके पास कोई ऐसा अपनी पत्नी को टिकट देना हो तो वो तुरंत निर्णय कर सकता कोई व्यक्ति। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, और उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, उनको कोई कार्यकर्ता मिला नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम कार्यकर्ता को चुनाव
लड़ाएगी, तो उसके लेकर सबसे बातचीत करके फिर हम आम सहमति से कैंडिडेट तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कैंडिडेट मैनपुरी में एक आएगा। आखिरी सवाल है, जेडीयू लगातार अपील कर रही है कि जो मैनपुरी का चुनाव उसमें डिंपल यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार कोई पार्टी ना उतारे। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक संवेदनाओं पे टिका चुनाव है? इसमें ऐसे में ये जो डिंपल यादव हैं उनके समक्ष कोई उम्मीदवार उतारना थोड़ा सा परंपरा के खिलाफ जा रहा है? नहीं, इसमें संवेदनाओं की कहाँ जगह रह गई है। संवेदनाएं तब होती कि अगर उनका कोई बेटा कुछ ना होता, अगर है तो फिर बाकी उनके परिवार जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, आज उनके प्रति उन लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं जो आज उनकी विरासत के वारिस बने घूम रहे हैं। तो जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को वहाँ तक पहुँचाया है उनके प्रति भी जवाबदारी थी इन लोगों की भी। जब उन्होंने उस भूमिका का निर्वाह नहीं किया है तो संवेदनाओं की ऐसी कोई बात नहीं है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौर। जेपीएस राठौर का साफ तौर पे कहना था आजमगढ़ का किला ढहा, रामपुर का किला ढहा, लेकिन अब जो मैनपुरी है, मैनपुरी के मैदान को कितना भी अखिलेश यादव सजा ले, लेकिन इस बार मैनपुरी का तिलिस्म टूटेगा। कैमरा के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कृषि विभाग के रवि गोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती होती है, इससे किसानों को बड़ा लाभ होता है। डबल इंजन की सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ा गया। हम कृषि क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से किसानों को बेहद फायदा पहुंचा है। इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में यूपी नंबर 1 बन गया है। उर्वरता की स्थिति ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की। हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जिस कमिश्नरी से जुड़े हुए ये मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से, इसमें देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं। तो वहीं सहकारिता सप्ताह का आज से शुभारंभ हो चुका है, जो कि 14 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहेगी। ये आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि सहकारिता के जरिए ही हम महात्मा गांधी के ग्राम्य स्वराज सपने को साकार कर सकते हैं। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। सेंटर बन गए, अब माल रखेंगे कहां? अब माल रखेंगे कहां? तो भंडारा शुरू हुआ। अब भंडारा हम किसी दूसरे को दे दें तो पता चले कि वो चूहा खा गए, घर बंद हो गया। तो कोऑपरेटिव सेक्टर धीरे धीरे एक बीज से वट वृक्ष का स्वरूप लेता चला। आज सहकारिता आंदोलन में मैं कह सकता हूं कि बाइक में ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए तो सहकारी संस्थाएं हमारे बीच में, कभी हम लोग गांव में चलते थे तो जब बैलगाड़ी चलती थी, मां गंगा के बीच में पहुंची तो बैल बैठ गए। हर साल 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को भारत के पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के तौर पर हम सभी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 14 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया और नेहरू बच्चों के अधिकार और उनके समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए एक महान समर्थक बने रहे। उनका मानना था कि ज्ञान सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो। उनका यह भी मानना था कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और समाज की नींव भी, और इसीलिए सभी की भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं। बदायूं, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, झांसी, तासीर सूबे की समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज पूरे सूबे में बाल दिवस को लेकर के बच्चों में, अभिभावकों में और शिक्षकों में, सभी में उत्साह नजर आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। यह केस बीजेपी ने दर्ज करवाया। आपको बता दें कि सपा के नेता ने एक टीवी डिबेट के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिवंगत महंत अवैधनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की ओर से इस मुद्दे के संबंध में भदौरिया के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। खैर, जब टीवी डिबेट्स होती हैं तो जोश में तो सपा और बीजेपी दोनों के ही कार्यकर्ता रहते हैं, प्रवक्ता रहते हैं, तो एफआईआर एक पर क्यों, सभी पर होनी चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि इस बार मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में 6 दिसंबर वाले कार्यक्रम में लगभग 5 करोड़ सनातनी हिंदू आ सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि सभी 735 जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी 6 दिसंबर को 11 बजे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचेंगे और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करके हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैसेज के माध्यम से देश विदेश में रह रहे सभी सनातनी हिंदुओं को 6 दिसंबर में मथुरा आने का आह्वान किया है। 6 दिसंबर सनातन समर्पण दिवस अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से हम लोग पालन करेंगे। सारा देश भर में मथुरा चलो स्लोगन के साथ असली जन्मभूमि को पुनरुद्धार करने का आवाज़ उठेगा, गूंज उठेगा और हनुमान चालीसा इस उद्देश्य में पाठ होगा। मथुरा जन्मभूमि में हमारा जो नेतागण हैं उपस्थित होके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आने वाला दिन में हमारा पुनरुद्धार हो, असली जन्मस्थान इसका हमारा मौलिक अधिकार भी पुनरुद्धार हो, इसको सामने रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ होगा 6 दिसंबर। अखिल भारत हिंदू महासभा सन 1915 में स्थापित हुई थी और उस समय आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा लगभग 125 देशों में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय जी ने सभी देशों से जो हमारे सनातन हिंदू रह रहे हैं सभी को आने के लिए आह्वान किया है। सभी सनातनी हिंदू लगभग 125 देशों से आकर मथुरा में। विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की याचिका पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मसले में रूल 711 में फैसला आने वाला है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद अहमद ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा विभिन्न कानूनों से बाहर है, इसका कोई राइट ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का वाद पत्र निरस्त हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आदि विश्वेश्वर महाराज वाले मामले में एफपीसी सीनियर डिवीजन के कोर्ट से आज आदेश आने वाला है। ऑर्डर 7 और 11 हम लोगों ने 7-11 नोट किया है कि साहब इनका मुकदमा विभिन्न कानूनों से बाहर है, इनको कोई राइट टू सू नहीं है, काज ऑफ एक्शन नहीं है, लिहाजा इनका दावा जो इनका वादपत्र को निरस्त किया जाए। तो उम्मीद ये है कि आज ऑर्डर हमारे फेवर में आना चाहिए, हमारा 7-11 का एप्लीकेशन स्वीकार हो जाना चाहिए।